हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स के अंदर एक्सरसाइज 4.5 का बेसिक पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें हम मेनली दो ही टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये जो दोनों टॉपिक हैं ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप रख सकते हो। मतलब डिटर्मिनेंट्स के अंदर ये दोनों टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जितनी बार मैंने मोस्ट बोला है उतनी बार मोस्ट लगा के आप इसको ईजी भी बोल सकते हो। मतलब ये टॉपिक जो हैं दोनों ये उतने ही ईजी हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स का जो 80-90% पार्ट है ना वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेंट्स के अंदर। आपको याद होगा हमने अभी अभी माइनर्स एंड को फैक्टर्स किए हैं, तो वही सब कुछ इन दोनों टॉपिक्स में यूज़ होने वाला है। यहाँ पर जस्ट हमें उसका एक प्रोसीजर सीखना है कि इसको हम ढंग से कैसे लिखें ताकि हम एडजॉइंट या इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स तक पहुँच पाएँ। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपने अभी तक डिटर्मिनेंट्स के अंदर, मतलब अगर आपको डिटर्मिनेंट्स के अंदर सब कुछ क्लियर है 4.4 तक, तो ये जो दोनों टॉपिक हैं ये आपके लिए बहुत ईजी हैं। और ये जो टॉपिक है ना इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये तो आपको कुछ जाना पहचाना लगेगा, क्योंकि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ये हम मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 3.4 के अंदर पहले ही पढ़ चुके हैं। वहां पर आपको याद होगा टॉपिक का नेम था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, या इसको हम ये भी बोलते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। और आपको याद होगा इन्वर्टेबल मैट्रिसेस को हम कैसे कैलकुलेट करते थे, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को निकालने के दो तरीके हैं। एक तो मैट्रिसेस के अंदर है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा है डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो हम आज सीखेंगे। अब ये टोटली क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है एग्जाम्स में कि अगर तो आपको वहाँ पर बोला गया है कि आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना है तो आपको मैट्रिक्स वाला मेथड ही ऑप्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको सिंपल ये बोला गया कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना है तो फिर आप उसको डिटर्मिनेंट के मेथड से कर सकते हो, क्योंकि ये मेथड जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा उससे ईजी है। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करेंगे, और हमेशा की तरह जो आपकी डेफिनेशन बुक में लिखी गई है पहले हम उसको लिखेंगे, फिर हम उसको अपने तरीके से इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, ये आपकी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है जो आपकी बुक में गिवन है। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। आपको बताया कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर एन क्रॉस एन, मतलब सेम नंबर ही होंगे, सेम नंबर ऑफ रोज, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, ये तो आपको पता ही है। और ये एक जर्नलाइज्ड फॉर्म है मैट्रिक्स की, ये मैंने आपको मैट्रिसेस की बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। इज डिफाइंड एज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज जो है ये भी हमने मैट्रिसेस चैप्टर के अंदर पढ़ा था। ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम्स में लिखना, कॉलम्स को रोज में लिखना। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन। अब यहाँ पर कैपिटल ए आई जे है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है वेयर कैपिटल ए आई जे इज को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ए आई जे। अगर हम किसी भी एलिमेंट का को फैक्टर निकालें, जैसे ए आई जे कोई एलिमेंट है, उसका को फैक्टर कैसे होता है, कैपिटल ए आई जे। ये हमने लास्ट 4.4 में अच्छे से सीखा है, ठीक है, एक्सरसाइज में। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डी जे ए। मतलब एडजॉइंट को हम इस तरह से लिखते हैं ए डी जे ए, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन से हैं, ये तो ट्रांसपोज, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, और ये वाला कैपिटल मतलब ए आई जे। अब इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। थोड़ा जर्नलाइज फॉर्म में समझेंगे, फिर उसको और अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है। तो सबसे पहले देखो, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे, तो इसको कैसे लिखेंगे, लेट ए, ठीक है। अब ये जर्नलाइज फॉर्म है ना, तो इसका कोई भी ऑर्डर लो। जैसे मैं ऐसे करता हूँ ए आई जे एन क्रॉस एन, मैं 3x3 ले लेता हूँ, 1x1, 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख लिया जो हमें डेफिनेशन में स्टार्टिंग से बोला गया। इसका ऑर्डर कितना है, 3x3, एन क्रॉस एन 3x3। अब देखो, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख लिया। मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद बात हो रही है को फैक्टर्स की, तो वो आपको कैलकुलेट करने आती है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में अच्छे से सीखा है, ठीक है। तो लेट कैपिटल ए आई जे इज को फैक्टर ऑफ ए आई जे। अब इसका मतलब क्या है कि मुझे
हर एक एलिमेंट का, देखो यहाँ पर 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 के 9 एलिमेंट्स का मुझे को फैक्टर निकालना पड़ेगा। इसका मतलब यही है। तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल AIJ से। तो विच एम्प्लाइज को फैक्टर मैट्रिक्स। तो कैसे आएगी को फैक्टर मैट्रिक्स? इसका को फैक्टर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? A11। इसका को फैक्टर A12, नेक्स्ट A13, नेक्स्ट A21, A22, A23। ये आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए। अगर आपको नहीं इसके बारे में क्लैरिटी तो आप लास्ट वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो ये मैंने एक को फैक्टर निकाल लिए 9 के 9 एलिमेंट्स के, और उसको मैंने एक नेम दे दिया को फैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसके बाद किसकी बात हो रही है? ट्रांसपोज की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ T। ठीक है। तो T क्या है आपको पता ही है, वेयर T डिनोट्स दी ट्रांसपोज। T किसको डिनोट कर रहा है? ट्रांसपोज को। ठीक। देखो सबसे पहले मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, उसका मैंने हर एक एलिमेंट का को फैक्टर निकाल के लिख लिया ऐसे। अब उसका मुझे क्या करना है? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करके मुझे क्या मिलेगा? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट मतलब एडजॉइंट ए। ठीक है। ADJ का मतलब क्या होता है? एडजॉइंट ए। तो मुझे ट्रांसपोज करना। अगर आपको ट्रांसपोज भूल भी गया, बहुत ईजी है। देखो ये वाली रो है ना, इसको कॉलम में लिख दो, A11, A12, A13। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ठीक है। तो इस तरह से ये देख लो, हमने जो है एडजॉइंट निकाल लिया। ये हमारा क्या है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब देख लो, इसके मैंने आपको जस्ट डायरेक्शंस दी हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। को फैक्टर आपको पहले से ही कैलकुलेट करने आते हैं, ट्रांसपोज आपको पहले से ही आता है। हमने नया कुछ भी नहीं सीखा, जस्ट मैंने आपको डायरेक्शंस दी हैं कि इस मैट्रिक्स कोई आपके सामने है, हमने हर एक एलिमेंट का को फैक्टर निकाला, उसको लिखा, उसका ट्रांसपोज किया, तो हमारे पास क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ई। अब इसको ना और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल करवाऊंगा। अब उस एग्जाम्पल के साथ मैं आपको जो 2x2 मैट्रिक्स होती है ना, उसका एक शॉर्टकट भी बता दूंगा, वो आपकी NCERT में भी गिवन है। अब देखो, आपको एडजॉइंट का प्रोसीजर और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है। इसका ऑर्डर कितना है? 2x2। ठीक है। तो सबसे पहले अपने मैट्रिक्स को लिखते हैं, लेट ई कितना है? 1 2 3 4। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है कि हमें सभी एलिमेंट्स के को फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें को फैक्टर निकालने हैं। तो ये कौन सा एलिमेंट आपको पता है? A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो A11। ठीक है। आपको पता है इसका को फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? -1 की पावर 1 + 1। ठीक है। उसके बाद देखो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो आपके पास कितना बच गया? 4। तो कितना आंसर आएगा? ये कितना आएगा? 1 + 1 पॉजिटिव ही आएगा ना, तो पॉजिटिव 4 मतलब 4। ठीक है। सेम वे से नेक्स्ट A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 2 का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? -1 की पावर 1 + 2। अब सेम वे से 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को छोड़ दो, तो कितना रह गया आपके पास? 3। ये कितना होता है? ऑड। ऑड मतलब -3। ठीक है। सेम वे से A21। अब A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 3 की बात कर रहे हैं, -1 की पावर 2 + 1। तो 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को अगर आप छोड़ोगे, देखो 3 वाली रो 3 वाली कॉलम को छोड़ दो, तो आपके पास बच गया 2। 1 2 + 1 3, ऑड मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पर -2। अब लास्ट है A22। ठीक है। -1 की पावर 2 + 2। अब 4 वाली रो और 4 वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना बच गया? 1 2 + 2 मतलब 4 मतलब even। तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया? 1। अब जैसे ही मैंने को फैक्टर निकाल लिए, तो हम क्या लिखेंगे? को फैक्टर मैट्रिक्स। ध्यान से लास्ट पेज पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी, मैं आपको समझाया था, वो याद कर लो। A11 मतलब 4, A12 मतलब -3, A21 मतलब -2, A22 मतलब 1। तो ये मैंने को फैक्टर मैट्रिक्स निकाल ली। अब मुझे क्या करना है? ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज करना 4
-3, इस रो को मैंने कॉलम में लिख लिया, इस रो को मैंने कॉलम में लिख लिया। तो मैंने बड़ी ही ईजिली इसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ आपको यही नहीं बताना, देखो इस वाले 2x2 मैट्रिक्स का ना एक मतलब कि एडजॉइंट फाइंड करने का मतलब कि शॉर्टकट है, वो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसलिए मैं आपको वो यहाँ पर बता रहा हूँ। अदरवाइज 3x3 में हमें कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें सभी 9 के 9 को फैक्टर्स निकालने ही पड़ेंगे। अब देखो ये है वो शॉर्टकट जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। तो इस शॉर्टकट में क्या है कि ये सिर्फ 2x2 में काम करेगा, ये प्लीज़ आपने बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रीन में, ये क्या होंगे इंटरचेंज, और इनका क्या होगा चेंज साइन। तो मैं करके देखता हूँ, शॉर्टकट लगा के देखता हूँ। अब ये देख लो मैंने सेम मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4, ठीक है। अब 1 और 4 को मुझे क्या करना है इंटरचेंज। तो 1 की जगह पर 4 और 4 की जगह पर 1 मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब इनका क्या करना है मुझे चेंज साइन, 2 की जगह पर -2, 3 की जगह पर -3, ठीक है। तो ये मेरा जो है वो आंसर आ गया। क्या ये मेरे आंसर से मैच कर रहा है? ध्यान से देखो, 4 -2 -3 1। तो ये बिल्कुल देखो, यहाँ पर मुझे काफ़ी टाइम लगा, बट इस शॉर्टकट से मैंने इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लिया। ये आपको MCQs में हेल्प कर सकता है। और जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट बात को याद रखनी है कि ये सिर्फ 2x2 पर ही काम करता है, 3x3 में हमें सभी को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। अब देखो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वैसे तो वो होना चाहिए इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, बट इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को अच्छे से करने से पहले हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। अब इन रिजल्ट्स को हमें याद भी रखना है। अब इनकी मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफली मतलब कि डेरिवेशन देने वाला हूँ, डेरिवेशन समझाने वाला हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। उससे आपको टॉपिक की बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी। मैं भी आपको डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ कि इन फॉर्मूलाज को याद कर लो। देखो ये जो फॉर्मूलाज है ना, इसमें 2-3 फॉर्मूलाज है, इसको रिजल्ट भी बोल सकते हो, थ्योरम भी बोल सकते हो। ये दोनों तीनों जो रिजल्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब इनके जो क्वेश्चंस हैं आपको एमसीक्यूज में या 1 मार्क में या 2 मार्क में बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा गया दैट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मतलब कोई भी वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए। देखो ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू ए, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास हमारा आंसर कितना आएगा? ये क्या किसका साइन है? डिटर्मिनेंट का। ए डिटर्मिनेंट इंटू आई, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये भी आपको पता है। तो सबसे पहले लेट ए को लिख लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। आपको बताया जैसे मैंने लास्ट पेज पे लिया था A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अब आपको पता है इसके बाद हमें एडजॉइंट ए निकालना है, तो विच इम्प्लाई इसके बाद हमारा काम क्या होगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं वैसे ही कोफैक्टर लिख दो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये सभी मैंने कोफैक्टर्स लिख लिए। अब मुझे कहाँ पर पहुँचना है? मुझे पहुँचना है एडजॉइंट ए के पास। तो एडजॉइंट ए, इसका कर दो ट्रांसपोज। तो मेरे पास कितना आ गया? A11, इस रो को आप कॉलम में लिख दो, जस्ट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। A21, A22, A23, सेम वे से A31, A32, A33। तो ये मैंने एडजॉइंट ए निकाल लिया, ये हमारा ए मैट्रिक्स है। अब बेसिकली हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेट ए इंटू एडजॉइंट ए। ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये तो खुद ब खुद हो ही जाएगा, ये बहुत इजी है, ठीक है। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ए मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब यहाँ पर ना हमने लास्ट जो एक्सरसाइज की थी उसकी जो बेसिक्स वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको 2 रिजल्ट दिए थे। वो रिजल्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, यहाँ पर वो यूज़ होंगे। इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से करना चाहते हो ना, तो आपको उसको बेसिक्स, उसकी जो बेसिक्स वाली वीडियो है उसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। तो इसको भी लिख ही लो एक बार, A11,
A12 A13 A21 A22 23 31 32 33। तो बेसिकली हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और आपको पता है कि 3 × 3 हमने मैट्रिसेस में सीखा था कि जो नियरेस्ट पॉइंट होते हैं, वैसे तो ये पॉसिबल है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये सेम होने चाहिए। और जो दूर वाले पॉइंट्स होते हैं फारदेस्ट, वो क्या बताते हैं हमें? ऑर्डर। ये तो हमें पता ही है कि इसका ऑर्डर कितना आएगा, 3 × 3। तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर रफ में लिख रखा है। अब हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? RC, इसकी रो इसकी कॉलम, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। A11 A11 A12 A12 A13 A13। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ A11 A11 प्लस, यहाँ प्लस है, A12 A12 प्लस A13 A13। ठीक है जी। अब सेम वे से इसी रो को इसकी सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा? ध्यान से देखना, A11 A21 A12 A22 A13 A23। ठीक है जी। अब सेम वे से इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, A11 A31 A12 A32 A13 A33। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब ये हमारी जो रो है वो कंप्लीट होगी, यहाँ पर भी हमारी रो कंप्लीट होगी। अब उसके बाद हमारा काम क्या है? ध्यान से देखो, यहाँ पर इस रो को हमें फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं। तो देखो, A21 A11 A22 A12 A23 A13। ठीक है, देखो इस डेरिवेशन को हमें याद नहीं रखना, बट अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको बहुत कुछ जो टॉपिक की ना मतलब कि बिल्कुल डीप से नॉलेज होगी आपको। तो सेम वे से इसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड कॉलम से, तो करते हैं। तो A21 A21 A22 A22 A23 A23। ठीक है, ये भी हो गया। अब लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं। तो कितना आएगा? A21 A31 A21 A31 A22 A32 प्लस A23 A33। ठीक है, अब लास्ट कौन रह गया हमारा? लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, A31 A11 A32 A12 A33 A13। ये हो गया। अब उसके बाद इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, A31 A21 A32 A22 A33 A23। ठीक, अब उसके बाद लास्ट कॉलम मतलब लास्ट रो है हमारी, लास्ट ही कॉलम है। तो A31 A31 A32 A32। ठीक है, A33 A33। तो ये मल्टीप्लाई हमने पूरी कर ली। तो थोड़ा टाइम लगा, बट आपको ना बहुत टॉपिक की अच्छे से नॉलेज होगी। और जब हम छोटे छोटे रिजल्ट जो हैं उनको जब हम बार में रेपिटेशन में पढ़ते रहते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाते हैं। और फिर हमें जो टॉपिक की अच्छे से नॉलेज होती है ना, वो किसी भी और को नहीं होगी। यही डिसाइड करता है। देखो, यही छोटी छोटी बातें, कुछ बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, वो इसको याद कर लेते हैं,
बट जो आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा ना वो और किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, तो ये मैंने थोड़ा सा मतलब कि ब्रॉड लिखने की कोशिश की ताकि आपको अच्छे से विजिबल भी हो। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर थे ना। अब देखो यहाँ पर ना जो हमने लास्ट एक्सरसाइज की बेसिक्स वाली वीडियो में रिजल्ट सीखा था माइनस एंड को फैक्टर्स में, इफ़ एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय को फैक्टर्स ऑफ सेम रो और कॉलम, अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स को या कॉलम के एलिमेंट्स को उसी रो या उसी कॉलम के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए, देन देयर सम गिव्स अस, जैसे a11 a11 a12 a12 a13 a13 क्या देता है, डिटर्मिनेंट। और सेम वे से इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय को फैक्टर ऑफ अदर रो और कॉलम, मतलब अगर जो रो और कॉलम के एलिमेंट्स को किसी और रो या कॉलम के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए, जैसे a11 a21 a12 a22 a13 a23, ये डिफरेंट हैं और उसको ऐड किया जाए, उसका आंसर कितना आता है, 0। ये मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बता भी चुका हूँ, इसको प्रूव भी करवा चुका हूँ। अब ये दोनों रिजल्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखो दोनों रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिख दिए, ध्यान से देखो, मैंने कुछ अंडरलाइन किया है, यहाँ पर सेम है। अगर हम सेम रो और सेम कॉलम के एलिमेंट्स और को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट। और अगर हम डिफरेंट रो और डिफरेंट कॉलम्स के को फैक्टर्स या एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0। अब ध्यान से देखो इसकी तरफ, a11 बहुत सिंपल सी बात है, अगर एलिमेंट सेम हो को फैक्टर भी सेम a11 a11 a12 a12 a13 a13 a21 a21 a22 a22 a23 a23 a31 a31 a32 a32 a33 a33। बाकी और चेक कर लो, a11 a21 डिफरेंट है, a11 a31 डिफरेंट है, 21 31 डिफरेंट, 21 11 डिफरेंट, 31 11 डिफरेंट, 31 21 डिफरेंट। तो सभी जगह कितना आएगा, 0। और जो हमारा बाकी जगह पर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट, पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट। ये किसका डिटर्मिनेंट है, ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ए डिटर्मिनेंट 0 0 0, ए डिटर्मिनेंट 0 0 0, ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा, मतलब ये मैंने मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स बनाया ना, ध्यान से मेरी बात को फॉलो करना। मैंने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक मैट्रिक्स ही मिला। अब ये मैट्रिक्स वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है अगर मुझे मैट्रिक्स में से कुछ कॉमन लेना है तो वो पूरा एलिमेंट बाहर आ सकता है, और अगर मुझे डिटर्मिनेंट में से कोई एलिमेंट को कॉमन लेना है तो वो, देखो प्रॉपर्टीज में हमने किया था, वो सिंगल एलिमेंट ही बाहर आता है। अब इसका एक और रिजल्ट भी है, वो आगे जाके हम करेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में से मैं ए डिटर्मिनेंट को कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर कितना आया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और ये क्या है, और ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 I3, आपको पता है सेम ऑर्डर का ही। तो मैंने रिजल्ट प्रूव कर दिया। ठीक है, आपके सामने ही है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सिमिलरली वी कैन प्रूव, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मुझे आपको कुछ बातें समझानी थी, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। उसका आंसर भी कितना आएगा, ए डिटर्मिनेंट इंटू I3 मैंने जस्ट वैसे ही लिखा है। ठीक है, यहाँ पर I3 लिख दिया क्योंकि हमने 3x3 मैट्रिक्स लिया था, तो मैंने रिजल्ट प्रूव कर दिया। हैंस अब मैं लिख सकता हूँ ए इंटू अर्जॉइंट ए इंटू ए, दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका आंसर कितना आएगा, ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। और ये बता रहा हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको डीप में समझाऊँ, नहीं तो मैं भी, देखो एनसीईआरटी में भी इसको डायरेक्टली ये लिखा गया और जस्ट एक्सप्लेनेशन दे दी। मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया कि एक्चुअल में क्या होता है, इससे आपको टॉपिक की डीप से नॉलेज मिलती है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बता ही दिया कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इसी फॉर्मूले से या इसी रिजल्ट से या इसी थ्योरम से ही हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स तक भी पहुंच सकते हैं, तो वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अब देखो नेक्स्ट में पढ़ना है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। अब ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बस एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसको हमें याद ही रखना है। अब देखो ये है सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, बहुत इजी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0।
मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसकी एग्जांपल है, देखो एग्जांपल में आपके सामने है, ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 4 8। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, देखो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, ए डिटर्मिनेंट। अब आपको पता है 2 क्रॉस 2 में हम क्या करते हैं, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, ठीक है, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, और बाद में जो बाकी रह गया माइनस जो बाकी रह गया तो करते हैं। तो देखो कितना आएगा, 1 इंटू 8, 8 माइनस 4 2 ज़ा 8 मतलब 0। तो यहाँ पर जो हमारी ए है, देयरफॉर ए इज़ सिंगुलर। तो जिस भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा तो वो क्या होगा, सिंगुलर। अब देखो सेम वे से ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, नेम से क्लियर है। सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर। अब सेम वे से एग्जाम्पल है, ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये हमने पहले भी ली थी, ठीक, 2 क्रॉस 2। तो हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। आपको पता है लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, ठीक है, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप 1 4 ज़ा 4 माइनस जो बाकी रह गया, बाकी कितना रह गया, 3 2 ज़ा 6। तो कितना आंसर आया हमारे पास, -2, विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, देयरफॉर ए इज़ नॉन सिंगुलर। तो इस तरह से हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की पहचान कर सकते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इजी टॉपिक है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली आपको चाहे ना पूछा जाए बट क्वेश्चंस के बीच में ये काफ़ी यूज़ होगा, तो इसलिए इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। अब देखो ये हमारा कि सेकंड रिजल्ट है, इसको अब सेकंड रिजल्ट बोल लो, सेकंड थ्योरम बोल लो। जिस तरह से हमने पहला रिजल्ट किया था, ए इंटू अर्जॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। अब सेम वे से ये भी रिजल्ट है, एनसीईआरटी ने डायरेक्टली इसको लिखा है। मैं जल्दी से एक बार इसको आपको प्रैक्टिकली प्रूव करवा के दिखा देता हूँ। बहुत ईजी रिजल्ट है। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। मतलब ए और बी अगर दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, मतलब दोनों का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो उनकी जो प्रोडक्ट है उनका भी जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होगा। बेसिकली वो हमें ये पूछ रहे हैं। मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ये क्लियर कर देता हूँ। अब देखो आपको ये रिजल्ट और अच्छे समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिखी है। ये कोई ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब ये नॉन सिंगुलर है। ये मैंने कोई बी मैट्रिक्स लिखी है, इसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है, मतलब ये भी नॉन सिंगुलर ऑफ सेम ऑर्डर। अब वो बोल रहे हैं ए बी और बी ए के बारे में, तो लेट ए बी की बात करते हैं। तो ए बी, ए मतलब 1 2 3 4, ठीक है, और बी मतलब 1 0 2 5। दोनों का ऑर्डर सेम ही है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। और आपको पता है कि अगर नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम। और जो फारदेस्ट पॉइंट होते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं हमारा ऑर्डर। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि आप की मैट्रिसेस को भी साथ साथ में रिकॉल कर लो। तो इज इक्वल टू, अब आपको पता है, इसको हम रफ में कर लेते हैं। तो पहली रो के साथ पहली कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास कितना आएगा, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। सेम वे से इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 10। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम से, तो कितना आएगा, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8। सेम वे से इसी रो को इस कॉलम से कर दो, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 5 20। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, दोनों को आपके सामने ही है। तो कितना आया, 5 10 11 20। ठीक है, तो ऐसा करो, अब यहाँ पर ना आप क्या करो, ए बी डिटर्मिनेंट को फाइंड करो, ए बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो आपको पता है फिर से वही बात, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, ठीक, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं। कितना आएगा, 100 माइनस
110, तो कितना आ गया -10, मतलब नॉन ज़ीरो। ठीक है, आपके सामने है ए बी क्या है, ए बी इज़ आल्सो नॉन सिंगुलर। तो ए बी भी क्या है हमारा, नॉन सिंगुलर। अब सेम वे से बी ए, ठीक है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 0 2 5 1 2 3 4, तो सेम वही ऑर्डर है हमारे। ठीक है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, नियरेस्ट पॉइंट शुड बी सेम, और फारदेस्ट पॉइंट क्या डिसाइड करेंगे, हमारा ऑर्डर। तो ये हमें सब कुछ आता है, तो इसको भी मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, इज इक्वल टू। अब देखो, इसको इस कॉलम से, पहले की रो सेकंड की कॉलम, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 3 0। सेम वे से सेकंड कॉलम के साथ, तो कितना आएगा, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 4 0। अब सेम वे से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सॉरी, ठीक है, तो 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 3 15। अब लास्ट कॉलम से, ठीक है, लास्ट रो लास्ट कॉलम, 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 4 20। तो ये भी हमने मतलब कर लिया मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया हमारे पास, 1 2 17 24। ठीक है, तो ये हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आ गया। तो बी ए का आप डिटर्मिनेंट फाइंड करो। आपको पता है फिर से वही लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो कितना आएगा, 1 इंटू 24 24 माइनस 17 2 ज़ा 34, तो कितना आया, -10 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर बी ए इज़ आल्सो नॉन सिंगुलर। तो देख लो, इस रिजल्ट को भी हमने बड़ी ही ईजिली प्रूव कर लिया। इसका मतलब यही है कि अगर ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर हैं, तो उनकी जो मल्टीप्लाई करके ए बी बनेगा वो भी नॉन सिंगुलर आएगा, बी ए बनेगा वो भी क्या आएगा, नॉन सिंगुलर। अब देखो, ये हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर 3, मतलब थ्योरम नंबर 3। डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट, दैट इज ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। वो तो हमें पता ही है कि डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस ही होने चाहिए ऑफ सेम ऑर्डर। अब इसका जो प्रूफ है वो हम लास्ट रिजल्ट में ही कर चुके हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो रिजल्ट है वो लास्ट पेज पे ही प्रूव हो गया था। लेट ए बी यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने सेम वही एग्जांपल लिया 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया कितना, -2। बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, सेम वही मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया कितना, 5। तो अगर मैं इन दोनों मतलब डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, -2 इंटू 5 -10। तो ये आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ ऐसा करो, इसको राइट हैंड साइड लिख लो। यहाँ पर राइट हैंड साइड है ना, वैसे एक ही बात है, -2 इंटू 5 -10। अब सेम वे से मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक मैट्रिक्स मिल गया मुझे, उसका मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया। अब उसका डिटर्मिनेंट भी कितना आया, -10। ये आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, -10 तो यहाँ से मेरा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया कि अगर हम दो स्क्वायर मैट्रिसेस को सेम ऑर्डर के जो हैं उनका सिंगल का डिटर्मिनेंट करके मल्टीप्लाई कर दें, या पहले मल्टीप्लाई करके बाद में डिटर्मिनेंट फाइंड कर दें, आंसर जो है वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब ये रिजल्ट भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं पर क्वेश्चंस में ज़रूर यूज़ होगा, तो इसलिए आपने इन सभी रिजल्ट को बहुत ध्यान से करना है। अब देखो, ये नेक्स्ट रिजल्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये MCQ के मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा गया, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, वेयर ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। और ये बहुत ईजी है, ये हम पहले ही कर चुके हैं, मतलब जितने हमने रिजल्ट्स किए हैं ना उनके ही बीच में हम इसको भी कर चुके हैं। ध्यान से देखना, आपको पता है, वी नो adjoint A into A is equal to A into adjoint A is equal to
ए डिटर्मिनेंट इंटू आई, ये हमने आज ही रिजल्ट किया है, ठीक है, आपको पता है। वेयर, यहाँ पर मैं जानबूझ के लिख देता हूँ, वेयर ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें रिजल्ट को प्रूव करना है, ऑफ ऑर्डर 3 लिख लेता हूँ, ये हमने ऑर्डर 3 से किया था ना, ऑर्डर n तो नहीं लिख सकता क्योंकि वो काफ़ी जनरलाइज फॉर्म में हो जाएगा, तो ऑर्डर 3 का मैंने मैट्रिक्स ले लिया। लेट ए एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर कौन सा होगा, ऑफ ऑर्डर 3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी आपको पता है, ठीक है। ये मैट्रिक्स है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट 0 0 0 ए डिटर्मिनेंट 0 0 0 ए डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स क्लोज कर दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर इस रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मैं कॉमन लेके यहाँ पर पहुँच सकता हूँ क्योंकि ये मैट्रिक्स है। अब वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट होगा तो बात कुछ और बन जाएगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट में से हम एक ही रो या एक ही कॉलम में से एक बार में एलिमेंट्स को कॉमन ले सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, राइट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिसेस ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ, यहाँ आप सीधी सीधी बात में ये कहो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो, तो मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, एडजॉइंट ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट और इसका भी डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स थी ना पहले, अब इसका मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। ध्यान से देखो मेरा जो साइन है वो बदल गया, यहाँ पर मैट्रिक्स का था, ये क्या है, डिटर्मिनेंट का, ठीक है। अब आज ही ऐसा करो, इसको ना नेक्स्ट पेज में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, हमने आज ही एक रिजल्ट सीखा है, बिकॉज ए बी का डिटर्मिनेंट कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। देखो मैंने आपको बोला था ना, ये सभी रिजल्ट हमें कहीं ना कहीं पर यूज़ होंगे, तो यहाँ पर भी कर दो, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ठीक। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट है, पहले मैट्रिक्स था, अगर मैट्रिक्स था तो पूरा एलिमेंट बाहर कॉमन आ गया, अब ये डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट में ना हम एक रो में से या एक कॉलम में से एक ही एलिमेंट को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से अगर ए को कॉमन ले लूँ, ठीक है, मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर ए को कॉमन लूँ तो अंदर कितना आएगा, सॉरी यहाँ डिटर्मिनेंट का साइन है 1 0 0 0 डिटर्मिनेंट 0 0 0 ए डिटर्मिनेंट। फिर से ए को कॉमन लूँ अगली बार, ए डिटर्मिनेंट को, ए स्क्वायर 1 0 0 0 1 0 0 0 ए डिटर्मिनेंट। फिर से डिटर्मिनेंट कॉमन लूँ तो ए डिटर्मिनेंट का क्यूब, सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बेसिकली मुझे यहाँ से भी डिटर्मिनेंट कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से भी, यहाँ से, मतलब 3 बार कॉमन लेना पड़ेगा, तो उसकी पावर 3, अंदर कितना रह गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स रह गया, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करूँगा तो उसका आंसर कितना आएगा मेरे पास 1, पर फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो एक्सपैंडिंग बाय रो 1, तो 1 आपको पता हम क्या करेंगे, 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 0 0 1। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको पता है ये एलिमेंट कौन सा होता है, A12, 1 2 मतलब 3 3 मतलब नेगेटिव, तो 0, वैसे तो लिखने कोई फ़ायदा नहीं होगी, 0 ही है बाहर, ठीक है। तो 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो कितना आएगा 0 0 0 1 प्लस आगे कौन सा एलिमेंट आपको पता है, A13, 13 मतलब प्लस 4, 4 मतलब इवन मतलब प्लस, तो 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो अंदर कितना आया 0 0 1 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू 1 1 इंटू 1 1 माइनस 0 0 इंटू 1 0 0 माइनस 0 0 प्लस 0 0 इंटू 0 0 माइनस 0, ठीक है। तो मेरे पास ये 0 0 ये 1, तो कितना आ गया आंसर 1। तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इसको आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है,
कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसका डिटर्मिनेंट कितना होता है, हमेशा 1। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इनटू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट की पावर 3 इंटू 1। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर आप उधर लेके जाओगे तो ये कितना बनेगा, ए डिटर्मिनेंट की पावर 3 बाई ए डिटर्मिनेंट, तो कितना आ गया, ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। अब इसको मैं ना ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए डिटर्मिनेंट की पावर 3 माइनस 1 वेयर ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो अगर 3 ऑर्डर होगा तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर इसी रिजल्ट को मैं जनरलाइज कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस 1 वेयर ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो देख लो, बहुत ईजी रिजल्ट था। हमने स्टार्टिंग से वहीं से स्टार्ट किया जो हमने रिजल्ट आज सीखा था, a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। जो इसमें मेन डिफरेंस था वो ये था कि यहाँ पर पहले मैट्रिक्स था, तो मैं मैट्रिक्स में से पूरे डिटर्मिनेंट को कॉमन ले सकता हूँ, मतलब पूरे एलिमेंट को एक ही बार में कॉमन ले सकता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट का साइन है, मैंने डिटर्मिनेंट लिया है, तो मुझे यहाँ से 3 बार निकालना पड़ेगा, तो मैंने 3 बार बाहर निकाल लिया। यहाँ पर मैंने ये वाला रिजल्ट यूज़ किया और अल्टीमेटली हमने वो जो रिजल्ट है वो प्रूव कर दिया। अब आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जो रिजल्ट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी मैं इतनी एफर्ट्स आपके ऊपर लगा रहा हूँ। अगर मुझे भी बताना होता तो मैं आपको बता सकता था कि इसको रिजल्ट को याद ही रख लो, तो बेसिकली आपको याद ही रखना है, बट मैंने आपको सारा प्रोसीजर उसका बेसिक समझाया ताकि आपको टॉपिक की डीप से नॉलेज हो। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, मतलब लास्ट डेफिनेशन रह गई है, वो कौन सी है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसी रिजल्ट के बीच में आपको इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का फॉर्मूला भी मिल जाएगा, जिसको हम विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो रिजल्ट क्या कहता है हमारा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो आपको इफ एंड ओनली इफ का वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। इफ़ एंड ओनली इफ होता है कि ये सिर्फ तभी पॉसिबल है, देखो इसमें ना हम 2 वे से चलते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी है वो इन्वर्टेबल होगा, जो हमने मैट्रिसेस में पढ़ा था। इफ एंड ऑन, अगर सिर्फ और सिर्फ तभी अगर वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर। और इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि ए नॉन सिंगुलर होगा तभी अगर ए क्या होगा, इन्वर्टेबल। अभी आपको हो सकता है कि मेरी बात समझ में ना आए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हम इसमें क्या करेंगे, लेट ए बी एनी इन्वर्टेबल, लेट ए बी एनी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर ए बी एनी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो आपको पता है कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, मैं आपको लिख के बता देता हूं। देन लेट ए बी एनी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, देन देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर such that AB is equal to BA is equal to I, where I is identity matrix of same order। ये सेम डेफिनेशन हमने एक्सरसाइज 3.4 में पढ़ी थी, जब हम मतलब कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स सीख रहे थे कि किसी भी मैट्रिक्स को हम इन्वर्टेबल तब बोलते हैं जब हमें एक बी मैट्रिक्स मिल जाए, अगर हम उसको उससे मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, आपको पता होगा, मैंने आपको रफ में भी समझाया था पहले भी, कि अगर जैसे 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए, तो 1/2 के साथ। तो 1/2 क्या है, इसका इन्वर्स है। तो इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो ये तो हमें गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है कि ए इज़ इन्वर्टेबल इफ़ एंड ओनली इफ ए, मतलब ए इज़ नॉन सिंगुलर। तो हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पर, टू प्रूव
टू प्रूव मतलब हमें क्या प्रूव करना है, ए इज़ नॉन सिंगुलर। तो जो हमारा वर्ड है ना, ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो जो हमारा वर्ड है ना इफ़ एंड ओनली इफ, वो आपको अभी समझ में आएगा। आपको याद होगा क्लास 10th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम, और उसका एक कन्वर्स पार्ट भी था। देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन रहती है। देखो मैं आपको रफ में बता देता हूँ, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन रहती है ABC, और हमें ये प्रूव करना होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब हमें पाइथागोरस थ्योरम में ये प्रूव करना होता है, ये गिवन होता है और ये हमें प्रूव करना होता है, टू प्रूव। ठीक है, और उसके कन्वर्स में क्या होता है, उसके कन्वर्स में ये गिवन होता है और हमें प्रूव करना होता है कि ये जो ट्रायंगल है ये कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो दोनों वे से चलता है, इफ एंड ओनली इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये हमें प्रूव करना है, मतलब ए जो है उसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो देखो अब आपको पता है कि ये हमें गिवन है, लेट ए बी इज इक्वल टू आई, इसको आप ऐसे लिख लो, लेट ए बी इज इक्वल टू आई, ये हमें गिवन है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको आप लिख लो राइटिंग या राइट डिटर्मिनेंट्स, राइट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिसेस ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड आप डिटर्मिनेंट ले लो। ठीक है, तो ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने आज ही रिजल्ट किया है कि ए बी का डिटर्मिनेंट कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आई डिटर्मिनेंट। और आपको मैंने आज ये भी प्रूव करवाया था, करके भी दिखाया था कि आई का जो डिटर्मिनेंट होता है ना वो कितना होता है, 1। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया, ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए कि ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि ए डिटर्मिनेंट एक कांस्टेंट है, बी डिटर्मिनेंट एक कांस्टेंट है, तो मतलब अगर मैं मानूँ दो नंबर्स हैं, दोनों की मल्टीप्लाई का आंसर कितना आ रहा है, 1। इसका मतलब ना तो x 0 हो सकता है ना y, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी 0 होगा या दोनों भी 0 होंगे तो उसका आंसर 1 कभी नहीं आ सकता। देखो अगर x 0 होगा तो 0 इंटू वाई 1, 0 इज इक्वल टू 1, ये गलत है। ठीक है, सेम वे से अगर y 0 होगा वो भी ऐसा ही आएगा, सेम वे से अगर दोनों 0 होंगे तो भी ऐसा आएगा। मतलब यहाँ से हमें क्लियर है, मतलब यहाँ से हमें क्लियर है कि ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 कभी नहीं हो सकता। देयरफॉर ए इज़ नॉन सिंगुलर। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ए जो है वो हमारा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अगर ए इन्वर्टेबल है, तो वो एक श्योरली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये रिजल्ट आपको क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखोगे। अब सेम वे से इसका कन्वर्स पार्ट करके देख लेते हैं। अब देखो ये इसका कन्वर्स पार्ट है कि अब इसमें ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है कि ए क्या है, एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो ये भी हम प्रूव कर लेते हैं। वी नो, अब इसमें हम एक पुराने रिजल्ट की हेल्प लेंगे जो हमने आज ही सीखा, इतना भी पुराना नहीं है। एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें पता है, इसको हम जानते हैं, इसको हमने आज ही प्रूव किया है। अब आपको पता है क्योंकि एज ए डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है, मतलब वो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इसको ना, इसको नीचे से डिवाइड कर लो, मतलब इसको आप इधर ले आओ। अगर ये ज़ीरो होता तो ये नॉट डिफाइंड बन जाता, तो ये इसको हम नीचे ला सकते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख लो, एडजॉइंट ए इंटू ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आई। तो मैंने यहाँ आप ऐसा कह लो कि मैंने ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब ना इस डेफिनेशन को अपने माइंड में रखना। आपको पता है कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल तब होती है जब ए इंटू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, विच एम्प्लाइज, तो ध्यान से देखो, अगर इसको मैं सेपरेट लिख दूँ, एडजॉइंट ए इंटू 1 बाय
डिटर्मिनेंट, इसको अलग से लिख लिया इनटू ए इज इक्वल टू ए अलग से लिख लिया एडजॉइंट ए डिवाइड बाय या 1 बाय ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आई। तो अगर आप इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखो, ये दोनों जगह रेपिटेशन में आ रहा है, ये दोनों जगह क्या आ रहा है, रेपिटेशन में आ रहा है। तो विच इम्प्लाइज बी इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू बी इज इक्वल टू आई, वेयर जो बी है उसकी वैल्यू कितनी है, एडजॉइंट ए इंटू 1 बाय ए डिटर्मिनेंट। क्योंकि बेसिकली ये एक मैट्रिक्स है, अगर उसको मैं कांस्टेंट से डिवाइड भी करूंगा या 1 बाय कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी करूंगा तो भी वो एक मैट्रिक्स ही रहेगा। तो विच इम्प्लाइज, हमें देखो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की कंडीशन मिल गई, विच इम्प्लाइज मैं बोल सकता हूँ विच इम्प्लाइज ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो मैं बोल सकता हूँ ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो देखो ये मैंने थ्योरम प्रूव करवा दी कि अगर एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो ए पक्का नॉन सिंगुलर होगा, आप ये याद रखोगे, और अगर ए नॉन सिंगुलर है तो वो पक्का इन्वर्टेबल होगा। तो ये दोनों रिजल्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इनको आप याद रखोगे। अब ये रिजल्ट तो मैंने करवा दिया, अब यहाँ से हम 2 ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे और वो जो दोनों ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें से एक तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ए इनवर्स का, और दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगी। अब देखो ये आपकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इनवर्स का फॉर्मूला है। ध्यान से देखो, एडजॉइंट ए इंटू 1 बाय ए डिटर्मिनेंट, इसको मैंने बी सपोज किया है और बी क्या है, इनवर्स ऑफ ए। बी यहाँ पर क्या है, इनवर्स ऑफ ए। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो एज बी इज इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, बी क्या है, इनवर्स ऑफ ए है। तो बी को मैं इनवर्स बोल सकता हूँ, मतलब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, एडजॉइंट ए इंटू 1 बाय ए डिटर्मिनेंट। मतलब अगर मुझे ए इनवर्स निकालना हो, एक तो मेथड वो है जो हमने मैट्रिसेस में सीखा था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, और यहाँ पर हमने एक और मेथड सीखा है कि अगर हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ना लिखा हो कि उससे हमें इनवर्स निकालना है तो आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हो। वो आपको मैंने सिखाई दिया और उसको उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना, तो हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स। अब देखो ये है हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन, इफ ए इज एनी सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज एनी सिंगुलर मैट्रिक्स देन इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपको डायरेक्टली एमसीक्यू में भी आ सकता है। देखो ये कैसे होगा, आपको पता है, आपने आज सीख लिया कि ए इनवर्स का फॉर्मूला ये है, एडजॉइंट ए इंटू 1 बाय ए डिटर्मिनेंट। और अगर कोई ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 0। तो ए इनवर्स कितना आएगा, एडजॉइंट ए अपॉन 0, मतलब नॉट डिफाइंड, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये दोनों रिजल्ट आप याद रखोगे। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक्सरसाइज 4.5 का जो भी बेसिक पार्ट है मैं आपको इजी से इजी वे में समझा पाऊँ। और वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और ये उतना ही ईजी है। इसमें से ऑलमोस्ट सब कुछ हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, जस्ट इसमें मैंने आपको डायरेक्शंस दी हैं। और जो भी छोटे मोटे रिजल्ट थे इसमें वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको जो हर एक रिजल्ट है उसकी डेरिवेशन आपको करवाई है ताकि आपको उस टॉपिक की या उस फॉर्मूला की डीप से नॉलेज हो। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप किसी टॉपिक को अच्छे से करना चाहते हो तो उसके जो बेसिक पर आप मैक्सिमम टाइम लगाओ। तो मेरा मोटिव यही रहता है हमेशा, मेरा मोटिव कभी भी ये नहीं होता कि मैं आपको एनसीईआरटी का सोल्यूशन दूँ। मेरा मोटिव ये होता है कि मैं आपको क्वेश्चंस को समझा पाऊँ, मैथ्स को समझा पाऊँ, और उसको करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो बेसिक्स हैं वो आप अपने क्लियर रखो।